हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स वन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स की क्लास जो हमारी है हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारी है क्लास नंबर 10th। कौन सी है? क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 है कौन सा? परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्ण संक्रियाएं जो होती हैं उनके प्रगुण और पूर्ण संक्रियाओं पर पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया तथा गुणधर्म, उनके गुणा के प्रमुख, जोड़ के, घटाने के, उन सारी चीज़ों को जो हम इसमें पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। लास्ट की जो हमारे चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने एक तो गुणनखंड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और जो HCF, LCF, लासा, मासा, ये सारे चैप्टर्स जो इतने सारे जो इन क्वेश्चंस को वो हम कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर, ये क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली नोट से ही पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, तो वही सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको अलग से नहीं करा रहे हैं, इसको मैं डायरेक्टली इसके नोट्स के ज़रिए करा देते हैं। जो आगे वाला चैप्टर है सर्व समीका और समीकरण वाला, समीकरण और एक सर्व समीका जो है वो हमको सोल्व कराना, चैप्टर नंबर 4, उसको हम अगली वाली क्लास में करेंगे, इसलिए छोटी क्लासेस होगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली नोट से ही कराने की कोशिश करी है। चलिए, चैप्टर नंबर 3 हमारा है क्या? परिमेय संख्याओं की अवधारणा। किसकी संख्या? परिमेय संख्याओं की अवधारणा, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या होती क्या? परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है? देखिए, जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, जो परिमेय संख्या होती कौन सी है? जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, जहाँ पर जो Q होता है वो इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? जिज नॉट इक्वल टू 0 होता है। रुकिए, ठीक है। परिमेय संख्या उदाहरण में जैसे √2, आप इसको √2 कैसे लिख सकते हैं? √2/1 जब भी करेंगे तो किसके बराबर होगा? √2 के ही बराबर होगा। 3/4 जैसे ये हो गया, 8/10, 11/16, 9/10, ये सारे क्या हैं? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या 2/0 नहीं हो सकती, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। 2/1 करेंगे तो ये परिमेय संख्या होगी। 0.2 इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगी 2/10, तो 2/10 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या हमें देखिए कि परिमेय संख्या होती कौन सी है? जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, जहाँ पर जो Q होता है वो इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, वही हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे क्या है? आगे दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या कौन सी? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे √2, √5, √3/7 एक्सेट्रा, ये सभी हमारी क्या हैं? जो अपरिमेय संख्या है, जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते? जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब आती है हमारी क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक। कौन सी? इन्फिनिटी तक जो चलती हैं वो क्या होती हैं? आप लोगों की पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो 0 होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है, जिसमें क्या होती है? 0 से सब 0 जो होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो मतलब 0, 1,
2, 3, ये सभी यहाँ से इन्फिनिटी तक ले सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और 0 क्या है, छोटी पूर्ण संख्या है। इसकी कोई भी पूर्ण जो बड़ी संख्या जो है ना वो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि अनंत तक चलती है, तो इसलिए इसमें कोई भी पूर्ण संख्याएं अनंत तक नहीं चलती। अब जैसे हमको इसको क्या करना है कि इसको हमें रेखा पर प्रदर्शित करना है। किस पे करनी है, रेखा पर अगर हमें इसको प्रदर्शित करके दिखाना है, देखिए अगर हम इसको रेखा पर प्रदर्शित कर दें तो रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से आप रेखा संख्या रेखा पर आप करेंगे तो इसको कैसे प्रदर्शित किए, यहाँ पे लिखेंगे आप 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप इसको इन्फिनिटी तक क्या है चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे इसको संख्या रेखा पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब अगर इसमें ये बोला जाए कि पूर्ववर्ती संख्या जो है वो कौन सी होगी, पूर्व मतलब पहले की जो संख्या है वो क्या होती है, अनुवर्ती मतलब जो उसके आगे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है। अच्छा, पूर्ववर्ती संख्या होती कौन सी है, पूर्ववर्ती जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए ये 5 है। अब 5 को इसके में क्या बतानी है कि पूर्ववर्ती संख्या बतानी, कौन सी, पूर्ववर्ती संख्या जो अगर हमें इसकी बतानी है तो वो कौन सी होगी। इसमें से क्या कर दिया, 5 में से आप 1 घटाएंगे तो कितनी बचेंगे, 4, और ये हमारी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। और अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है, अनुवर्ती जो है संख्या हमारी होती कौन सी है, अनुवर्ती संख्या वो होती है जिसमें से आप आगे वाली संख्या, मतलब 16 है जिसमें आप +1 करेंगे तो ये है 17, और 17 ही हमारी क्या होगी, अनुवर्ती संख्या होगी। क्या होगी, अनुवर्ती संख्या होगी। और जो 1 होता है ना तो उसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है और ना ही 1 की कोई अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कोई होती है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, पूर्णांक की। किसकी, पूर्णांक की, कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें i से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, मतलब चाहे वो -1 हो, चाहे +1 हो, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिनको हम i मतलब इंटीजर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिनसे क्या करते हैं, जिनको हम i से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। सॉरी, आगे हमको ये देखना है कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया और तथा उनके गुणधर्म, हमें उनके बारे में ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें पता चल गया सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या कौन सी होती है, हमारी 0 होती है। संख्या पर आपने उसको लगाना सीख लिया। ठीक है, अगर कोई मतलब ये संख्या दे दी जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई ये संख्या दी गई है कि कोई 3 क्रमागत क्या आपको संख्या दी गई है, क्या दी गई है, कोई 3 आपको क्रमागत पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, और जिसमें पहली और तीसरी संख्या का, किसका, पहली और तीसरी संख्या का जो योगफल आपको दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, 40 दिया गया। तो आपको क्या बतानी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। अब क्रमागत संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो योगफल जो है कितना दिया हुआ है, उनका 40 दिया हुआ है। आप अगर पहली और तीसरी संख्या है, इन दोनों का जो योगफल है इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उनकी जो बीच की संख्या होगी, जो संख्याएं जो होंगी, तो बीच की संख्या आपकी निकली, क्रमागत संख्या जो क्रम से चल रही हैं, तो उसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 19, और उसकी आगे वाली क्या होगी, 21। तो ये क्रमागत संख्या है जो लगातार चल रही होती है ना। अगर आपको पहली और तीसरी संख्या का आपको दिया हुआ है योगफल, तो आपने उसको किया, आधा करेंगे तो उसका मध्य संख्या हमको पता चल गई। मध्य संख्या पता चल गई तो क्रमागत संख्याएं जो लगातार चलती है तो उसकी आगे की 19 हो जाएगी और ये हो जाएगी 21। तो ये आपको लोगों की तीनों संख्याएं हैं जो क्रमागत संख्या है वो हमारी निकल के आ जाएंगी। अब करते हैं जो इनके प्रगुण हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, किसका, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें योग का प्रमुख क्या होता है। देखिए, योग का संवरक प्रगुण क्या होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। मतलब योग का संवरक प्रगुण क्या कहता है कि जो दो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका योगफल हम सदैव ही क्या आता है, पूर्ण संख्याएं आता है। देखिए, मान लीजिए 5 + 7 आपने दो पूर्ण संख्याएं ली, इनका भी योगफल कितना है, बार ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती कौन सी, 0 से लेकर जितनी भी गिनतियां हैं अनंत तक क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 3 + 4 लेंगे तो भी क्या आएगा, 7। तो ये क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है।
0 प्लस 3 लेंगे तो ये भी क्या है 3, ये भी पूर्ण संख्या, ये दोनों भी आपने पूर्ण संख्याएं ली है। अगर इन 0 प्लस 0 को भी ले, क्योंकि 0 तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या निकल कर आएगी, पूर्ण संख्याएं निकल कर आएगी। तो मतलब दो पूर्ण संख्याओं का योगफल जो होता है वो सदैव क्या आता है, पूर्ण संख्या ही होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। आगे है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण होता क्या है, देखिए दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रम विनिमय का मतलब है आप अगर संख्याओं में अदल बदल भी कर देते हैं तो भी उनके योगफल पर कोई जो है असर नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने लिखा 6 प्लस 2 करेंगे तो भी ये 8 आएगा, अगर आप 2 प्लस 6 करेंगे तो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो ये क्या होता है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के जो क्रम का कोई भी प्रभाव जो है क्या नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आता है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव वो क्या कहता है कि किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा, मतलब कोई संख्या है अगर उसमें आप शून्य को जोड़ेंगे तो योगफल वही संख्या होती है। जो योगफल क्या होती है, वही संख्या होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। योग का तत्समक अवयव किसको कहा जाता है, 0 को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप 0 में कोई भी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो वो योगफल जो निकल कर आएगा वो वही संख्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 0 में 1 को जोड़ेंगे तो भी आपका वही संख्या निकल कर आएगी, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो भी आपकी क्या निकल कर आएगी, वही संख्या निकल कर आएगी। तो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव किसको कहा जाता है, 0 को। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है कि योग का तत्समक अवयव किसको कहा जाता है, 0 को ही कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब है योग का सहचर्य प्रगुण। योग का क्या, सहचर्य प्रगुण क्या कहलाता है कि तीन पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता। मतलब कहने का अर्थ ये है कि योग का सहचर्य प्रगुण क्या होता है, अगर कोई दो संख्या है, ठीक है, मान ली कोई 3 संख्या है, आप उनको जोड़ना चाह रहे हो तो आप चाहे पहले किन्हीं दो संख्या के समूह को जोड़ लीजिए या फिर किसी भी संख्या के समूह को बना लें। आप बनाइए, उनमें तो 2 समूह बनाए आपने, आप किसी भी समूह को पहले जोड़ ली तो उसके योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जैसे आपने क्या लिया कि हमने पास 2, 3 और ये 4, ये 3 संख्याएं हमने ली। कितनी ली, 2, 3, 4, हमने 3 संख्याएं ली। अगर आप इन 2, 3, 4 संख्याओं का पहले आपने मान लिया कि 2 और 3 का आपने जोड़ा बनाया, किसका, 2 प्लस 3 का आपने जोड़ा बनाया, फिर आपने उसमें 4 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना होता है, 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9। तभी भी 9 आ रहा है। लेकिन आपने पहले आपने 2 और 3 का जोड़ा आप बना लीजिए, अब 3 या 4 का जोड़ा बना लीजिए। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 और 2 कितना होता है, 9, तो भी क्या होता है 9। यही क्या है हमारा कि योग का सहचर्य प्रगुण है कि तीन पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई भी अंतर नहीं आता। योगफल में क्या होता है कि कोई भी अंतर नहीं होता है। आगे है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। हमने जोड़ के देख ली, अब देखते हैं कि पूर्ण संख्या में जो गुणा के जो प्रगुण होते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम ये चाहें तो जैसे पूर्ण संख्या में घटाने का आप संकर बिल्कुल करेंगे, किसका, घटाने का आप करेंगे। तो देखिए घटाने का आप निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप मान लीजिए जैसे 8 में से 5 घटाए आपने तो कितना बचेगा, 3, मतलब पूर्ण संख्या है। अगर आप 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस के 4 आएगा, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 0 से शुरू होकर किससे चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। तो मतलब घटाने की संक्रिया जो होती है पूर्ण संख्याओं के लिए क्या नहीं है, समवरक नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, इसकी जो पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण की। तो देखिए गुणा का समवरक प्रगुण क्या कहता है, गुणा का समवरक प्रगुण क्या कहता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। समवरक का मतलब होता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या रहेगा, वही संख्या रहेगा। मान लीजिए एक 3 संख्या ये है, 5 संख्या ये है, अब इन दोनों का ये आप गुणा करेंगे दोनों का तो निकल के क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, पूर्ण संख्या ही निकल कर आएगा। और यही उसके बताना होता है कि गुणन का समवरक प्रगुण क्या होता है कि दो
कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या रहता है, पूर्ण संख्या ही रहता है। अब किसकी बारी आती है कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है कि पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल क्या रहता है, समान रहता है। जैसे हमने योग का देखा था, जिससे हमने क्या देखा था, योग का देखा था। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अगर आपने 3 की गुणा 5 में करेंगे तो भी 15 आएगा, और इसकी 5 की गुणा 3 में करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका 15 ही आएगा। मतलब इनके क्रम में अदल बदल कर देंगे तो भी उनका जो गुणनफल है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। और यही इसमें क्या है, बताया जाता है। शून्य का गुणन प्रगुण किसका आता है, तीसरा है हमारा शून्य का गुणन प्रगुण। क्या कहता है कि किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव 0 होता है। मतलब अब 0 में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे तो जो आपका गुणनफल है सदैव क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 पे आप चाहे 2 की गुणा करेंगे तो भी 0, 0 में आप 8 की गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो शून्य का गुणन प्रगुण क्या कहता है कि किसी पूर्ण संख्या में आप शून्य का गुणा करोगे तो जो गुणनफल निकल कर आएगा वो क्या रहता है, 0 ही रहता है। क्या मतलब रहता है, मतलब वो शून्य ही रहता है। अब बारी आती है चौथा, कौन सा है, गुणन का तत्सम, गुणन का तत्समिक अवयव। गुणन का तत्समिक अवयव क्या कहता है कि एक को गुणन का तत्समिक अवयव कहते हैं। किसको कहते हैं, एक को कहते हैं। अच्छा, योग का तत्समिक अवयव किसको कहा जाता है, 0 को कहा जाता है। और एक को गुणन का तत्समिक अवयव कहा है, मतलब एक की गुणा 1 में करेंगे तो भी वही संख्या आएगी, एक की गुणा 2 में करेंगे तो भी वही पूर्ण संख्या, अगर एक की गुणा आप 4 में करेंगे तो भी वही पूर्ण संख्या ही निकल के आएगी। तो गुणन का तत्समिक अवयव क्या होता है, एक होता है। गुणन का तत्समिक अवयव क्या कहलाता है, एक कहलाता है। गुणन का सहचर्य प्रगुण, गुणन का सहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई पहली संख्या है, उसमें किसी गुणा करी, दूसरी संख्या गुणा करी, और तीसरी, मान लीजिए x, y और z, ये आपकी 3 संख्याएं। अब 3 संख्या में आपने पहले कोई इनका जोड़ा बनाया और इसकी आपने क्या कर दी, गुणा कर दी, तो भी किसके बराबर रहेगी। अगर आपने तीसरी, आपने इसको x को ले लिया और आपने एक दूसरा जोड़ा बनाया किसका, y गुणा z का, तो भी इनका गुणनफल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो सहचर्य प्रगुण क्या होता है कि आप तीनों संख्याओं के आप युग भी बना दोगे और उनके अदल बदल करके उनकी गुणा भी करोगे तो योग गुणनफल जो निकल कर आएगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब वो अपरिवर्तित रहता है। अब बारी आती है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। किसका, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। हमने बताया था कि आप चाहे पहली संख्या इधर ले लीजिए या उसमें दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा कर दीजिए, या आपने तीसरी संख्या ले ली मान लीजिए और उसमें क्या किया, आपने पहली और दूसरी संख्या क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो भी वो क्या रहती है, बराबर ही रहती है। तो भी क्या रहती है, वो बराबर ही रहती हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है कि अगर पूर्ण संख्याओं में अगर आप भाग की संक्रिया देखें, किसकी, भाग की देखें, तो देखिए अब अगर आप भाग करोगे, जैसे आपने पूर्ण संख्या में, सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि भाग की अगर हमने ले लिया कि भाग का एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हमने भाग का समवर्ग देखा, भाग की संक्रिया आपने देखी किसके ऊपर, ये लिखवाया नहीं है पर एक बार इसको देख लेते हैं कि संक्रिया में समवर्ग देखा आपने, समवर्ग प्रगुण आप देखेंगे तो समवर्ग प्रगुण, उसमें क्या होता है, यदि आप किसी पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या निकल करते हैं। अब देखिए इसको चेक करेंगे, आप मान लीजिए पूर्ण संख्या पे आपने कोई जोड़ा ले लिया 24 और 6 का आपने मान लीजिए जोड़ा ले लिया। ठीक है, अब आपने पहले वाले जोड़े में दूसरी संख्या का भाग दिया, तो मतलब 24 का भाग दिया 6 में, तो ये कितना आया, 4 आया। ठीक है, क्या आया, 4 आया। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने 17 में भाग दिया 4 का, 4 चौक 16 बचा, एक पॉइंटों में आंसर जाएगा। मतलब ये किस में आ रहा है, पॉइंटों में, मतलब कुछ संख्याओं में तो पूर्ण संख्या आ रही है लेकिन कुछ में नहीं आ रही है। तो मतलब विभाजन की जो संक्रिया होती है वो पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। आप मान लीजिए शून्य में आप, अब हमको क्या करना है कि आप मान लीजिए अगर आपको शून्य में से, किस में से, 0 में से अगर पूर्ण संख्या में से भाग करना है, तो आप मान लीजिए जैसे -0, आपने 0 लिया। ठीक है, 8 को आपने माइनस में से घटाया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा।
अब 8 को -0 में से घटाएंगे तो भी 8 बचेगा, माइनस को 0 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। मतलब आप अगर 8 में से 0 को कितनी बार भी घटाएंगे आपको शेषफल जो है वो 0 कभी भी नहीं मिलेगा। तो मतलब शून्य से पूर्ण संख्या भाग का परीक्षण क्या होता है कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से आप भाग परिभाषित नहीं होता है। अगर आप उसे 1 से भाग लगाएंगे, कोई ये भाग लगा के देखिए, 2 का आप 1 भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 3 का 1 से भाग लगाएंगे तो भी 3 ही बचेगा। मतलब आप कोई भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग दोगे तो भागफल सदैव वही संख्या ही आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आप किसी शून्य में भाग दोगे, किससे, शून्य से, अगर आप किसी संख्या में भाग दोगे, किससे संख्या से भाग दोगे, अगर आप शून्य से किसी संख्या में भाग देंगे तो आपको क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। तो मतलब क्या होता है कि शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण से भाग संख्या में भाग देने पर सदैव आपको क्या मिलता है, शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको देखनी है। अब आगे कुछ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, हाँ, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम होते क्या है, योगात्मक प्रतिलोम देखिए क्या होता है। अगर कोई संख्या माइनस में दी हुई है तो वह किस में पलट जाएगी, प्लस में पलट जाती है, और कोई प्लस में संख्या दी हुई है तो उसको किस में, माइनस में। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ 4/3, माइनस के 4/3, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/3। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/3। मान लीजिए माइनस के 2/2 दिया हुआ है तो इसका जो वो होगा योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/2 होगा। मतलब प्लस के 2/2, मतलब चिन्ह जो होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। क्या हो जाता है, चिन्ह जो है बदल जाते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्याएं बदल जाती हैं, अंश को हर में कर देते हैं और हर को अंश में कर देते हैं। 9/7 दिया हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/9। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/9। तो मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याएं क्या हो जाती हैं, वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि देखिए, क्रम में एक से एक बाद आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 होती है। और कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी अनुवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग का क्या कहलाता है, समवर्ग प्रगुण कहलाता है। और दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। कोई संख्या में 0 जोड़ने पर अगर योगफल वही आपको प्राप्त हो तो 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समिक अवयव कहते हैं। और 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का सहचर्य प्रगुण कहलाता है। और पूर्ण संख्याओं में घटाने की यह क्रिया संक्रिया समवरक नहीं होती है। और दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, और यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का सवरक प्रगुण है। और दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह गुणन संक्रिया क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण है। और किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है, और यह शून्य क्या है, गुणन का प्रगुण होता है। और पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है, अतः 1 को पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समिक अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्समिक अवयव कहा जाता है। चलिए, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। 2015 में पूछा गया था कि अंडर रूट, ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है कि 2015 में पूछा गया कि अंडर रूट 4 ये 0.4 है। ठीक है, अंडर रूट 0.2 में परमेय संख्या कौन सी है, कौन सी है परमेय संख्या, कौन सी है कि अंडर रूट 2 परमेय संख्या। अंडर रूट 2 जो है क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाता है, सॉरी इसको 2 लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 के अंडर रूट 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, मतलब 2/1, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, आपकी परमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है 2016-2019 में कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है। आपको पता होगा कितनी होती है, अनंत होती है। मतलब दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बहुत सारी होती है क्योंकि वो अनंत है, आप पता नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि क्या होता है, 0 होता है। मैंने बताया है क्या होता है, 0 होता है। और जो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कहाँ, 2018 में पूछा गया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या कौन सी होगी। देखिए -24/45 से समतुल्य संख्या कौन सी होगी कि आप देखिए इनको काटेंगे तो कितना बचेगा, -8/15। तो मतलब ये किसके बराबर होगा, -8/15 के बराबर होगा। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2018 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया था 2020 में कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए 22/7 P/Q के फॉर्म में लिखिए भाई, बिल्कुल है। 0.69 को आप घटाएंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना 100, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अब 5/√60 में दिया हुआ ये परिमेय संख्या जो पाई है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। आप अगर वैल्यू 22/7 आपको दी तो परिमेय संख्या है, परंतु पाई दिया हुआ है तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि -1 और 1 के बीच परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। मैंने बताया कि दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी के जो हमारा आगे 4 चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे समीकरण तथा सर्वसमीका। वो चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। चैप्टर क्या हो गया ये हमारा फिनिश। चलिए ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। आप लोग कोई डाउट है तो जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है lets183@gmail.com। टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाएगी। जो PDF है वो आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं PDF जो शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में जो है शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।